चालू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो सब स्ट्रेट लाइन। चले देखें बेटा क्या हो गया, चल अरे ऐसे आ गए यार, हमें हंस सकते हैं। सुनो मत हंसाओ मुझे, स्टार्ट करें। चल बेटा अभी तक में अपन ने प्लेन कंप्लीट कर लिया था, मतलब प्लेन वाला पोर्शन कंप्लीट किया, लेकिन अभी ना यदि इंडिविजुअली आप प्लेन वाला चैप्टर देखने जाओगे तो शायद एक दो टॉपिक आपको कम लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो बेटा प्लेन और स्ट्रेट लाइन दोनों पर बेस्ड है, मतलब उसमें प्लेन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, स्ट्रेट लाइन का भी आएगा। तो हमने अभी स्ट्रेट लाइन नहीं देखा था, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक। ध्यान से समझना, अच्छा वाला पोर्शन है, और सबसे पहली बात ना पूरा चैप्टर ही ईजी है, मतलब ये देखा हो तो प्लेन भी हमें टफ नहीं लगा, और वैसे ही बेटा आपका ये 3D में स्ट्रेट लाइन जो है वो भी बहुत सिंपल वाला है, बस थोड़े से फॉर्मेट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, तो ध्यान से समझते चलना है ना। देखो बेटा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं ना, कुछ फॉर्मेट्स आएंगे मेरे पास कि यार जैसे 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, याद है वहाँ पर एक 1 पॉइंट फॉर्म होता था। यदि लाइन बेटा एक पॉइंट x1 y1 से पास हो, उसका स्लोप कुछ m दिया हुआ है, तो हम बोलते थे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, है ना। फिर 2 पॉइंट फॉर्म निकालते थे, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स थे। वैसे बेटा यहाँ स्ट्रेट लाइन में भी मेरे पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, कुछ कंडीशंस गिवन होगी, जो कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका इक्वेशन देखेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं लिखते चलता हूँ कौन सा इक्वेशन है, कैसा फॉर्मेट है, ध्यान से समझना ना। अच्छा वाला है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक चीज़, स्पेशली जेई वगैरह में क्वेश्चन हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन में से उठ करके हैं कई क्वेश्चंस, और आज हमारा कवर भी होगा वो टॉपिक, ध्यान देना। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटा जब आप पढ़ने जाओ तो 1 पॉइंट फॉर्म आता है, 1 पॉइंट फॉर्म। अब बेटा 1 पॉइंट फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पर गिवन क्या है, ये सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है ना बेटा, ध्यान देना। इस टाइम पे जब आप स्ट्रेट लाइन को बताने जा रहे हो ना, वो क्या बोल रहे हो 1 पॉइंट फॉर्म में, नाम से समझ में आ रहा है 1 पॉइंट मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा होगा प्लेन लाइन। तो एक पॉइंट तो मुझे गिवन है बेटा यहाँ पे कि ये लाइन जो है ना वो कहीं x1, y1, z1 से पास हो रहा है, तो एक तो पॉइंट मुझे पता है। दूसरी चीज़, इस लाइन के लिए मुझे डायरेक्शन रेशोज़ पता है। इसके क्या पता है मुझे, डायरेक्शन रेशोज़। तो इसके डायरेक्शन रेशोज़ यदि मुझे मालूम है बेटा, और उसको क्या बोल दूँ मैं, ABC, तो यदि इनके डायरेक्शन रेशोज़ पता है तब हम लोग लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे वो ध्यान से समझना। एक चीज़ सोचो, मैं अभी सिंपल बना के बताता हूँ, थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फिर आपको शायद समझ में आएगा कैसे लिखा। इस कंडीशन में इसकी इक्वेशन होती है बेटा, जो हमें याद रखनी है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब ध्यान से समझना मेरे पास, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। कोई भी लाइन की इक्वेशन यदि लिखने जा रहे हो तो बिना वेरिएबल के लाइन की इक्वेशन थोड़ी बनती है, वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए ना यार। मान ले बेटा इस पर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया p, वो है x y z। याद है ना लोकस वाले क्वेश्चंस करते थे हम लोग, कि हम लोग बोलते थे कि h कॉमा k ले लो, फिर लास्ट में x और y लिखते थे, 2D में थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही उसको x y z ले लो। अब यदि मैं लिखने जाऊँ तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा, x माइनस x1 क्या इस लाइन का डायरेक्शन रेशोज होगा, एक y माइनस y1 भी है, z माइनस z1 भी है, वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। और इसी लाइन का डायरेक्शन रेशोज उसने ABC दिया हुआ है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि दो लाइन के यदि डायरेक्शन रेशोज हैं और दोनों लाइन यदि पैरेलल हो जाए या कोइंसिडेंट हो जाए तो उनके डायरेक्शन रेशोज कैसे होते थे बेटा, प्रोपोर्शनल, है ना। तो उनका रेशो कैसा होता है, सेम। तो कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं, एक मेथड से हमने x माइनस x1 निकाला, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a के, y माइनस y1 b के, और z माइनस z1 c के। तो बस इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। बट बेटा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, मत परेशान हो इस चीज़ों में कि कैसे लिखा क्या लिखा, डायरेक्ट इक्वेशन को रट लो इस कंडीशन में। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन याद रहनी ही चाहिए, आपको बहुत बार बार अप्लाई करना है, हर बार अप्लाई करना है तो हम पॉइंट को मतलब लाइन को निकाल के ला सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो आप कभी भी डायरेक्शन रेशोज दे दे, पॉइंट दे दे, आप डायरेक्ट आंसर लिखो इसका। अच्छा अब एक और चीज़, ये तो
ये तो मेरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन लिखते समय सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। अब एक और चीज़ देखो, कभी तुमने देखा है जब अपन लोग स्ट्रेट लाइन या कहीं भी किसी भी चैप्टर में चलें, हमेशा हमने कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट ले लेते थे। जैसे मान लो किसी लाइन पर मुझे एक पॉइंट अज्यूम करना है तो हम उसको x, y मान लेते थे, अल्फा, बीटा मान लेते थे, कुछ भी बोलते थे ना। ये 3D है, 3D में भी तो मुझे पॉइंट लेना है। और एक चीज़ सोचो, लाइन पर कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं, हर पॉइंट अलग अलग पॉइंट है ना। तो मुझे यदि कोई पॉइंट मानना हो लाइन पर कि वो पॉइंट क्या आएगा, कैसे निकालना है, तो पॉइंट का काम कैसे करेंगे? बहुत काम का चीज़ है, बहुत बार बार यूज़ में आएगा। ध्यान से देखना, यदि आपको पॉइंट निकालना है, देखना बेटा इक्वेशन में सिर्फ इतना ही लिखिए। अगला सुनिए, यदि मुझे निकालना क्या है बेटा, यहाँ पे पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन चलेगा। यदि मुझे स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए तो मैं लॉजिक क्या लगाता हूँ, ध्यान देना। ये जो इक्वेशन है ना, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c दिया हुआ है बेटा। ये तीनों रेशो है, रेशो ही है ना, दोनों इक्वल है आपस में। क्या मैं इस सबको एक r के इक्वल मान सकता हूँ? अरे कोई k बोलता है, r बोलता है, मैं r बोलता हूँ, चलेगा। हमने क्या मान लिया, उसको इक्वल टू क्या है, r। देख बेटा, ये भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब किसी ना किसी के इक्वल है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, r। यदि मैं r बोलता हूँ तो जरा कंपेयर करूँ, क्या मैं x माइनस x1 अपॉन a को इक्वल टू r बोल दूँ? बोलो बेटा, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं? और यदि लिख सकते हैं तो बताओ मुझे, क्या x इक्वल टू निकल के आएगा x1 प्लस ar यहाँ से। इसी तरीके से आप y माइनस y1 अपॉन b को r के इक्वल रखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस बी आर। और इसके लिए लिखने जाएंगे तो z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू वहाँ लिखेंगे तो z इक्वल्स टू z1 प्लस सी आर निकल के आए। और जैसे ही बेटा ये तीनों पॉइंट्स निकल के आए तो मेरा जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, पॉइंट क्या पॉइंट हो गया होगा, x1 प्लस ए आर कॉमा y1 प्लस बी आर और z1 प्लस सी आर। अब देखना ध्यान से, समझना, ये पॉइंट जैसे ही मेरे पास निकल के आए ना, अब काम क्या करना देखना ध्यान से, ए आर बी आर सी आर। अब एक चीज़ सोचो, x1 तो तुम्हें दिया हुआ है, कोई पॉइंट से पास हो रहा था 1 2 3, वो तो नंबर है मेरे लिए। ए डायरेक्शन रेशोज है, वो भी नंबर ही होंगे 3 4 5। बचा सिर्फ आर की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं तो कोई एक पॉइंट आएगा, 1 रख दूं तो दूसरा आएगा, 2 रख दूं तो तीसरा आएगा, फ्रैक्शन में रख दो, नेगेटिव रख दो, सारे जितना ज़्यादा आप आर की वैल्यूज़ रखोगे हर आर के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे, है ना। तो एक टाइप से ये जो मैंने लिखा है ना, ये इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, अब चक्कर समझना, आपसे कई बार होगा, बोलेगा एक लाइन है वो प्लेन को कट कर रहा है तो प्लेन पर पॉइंट होना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी। तो सुनो मेरी बात ध्यान से इस चीज़ पे बहुत फोकस करना। कभी भी आपको जो पॉइंट निकालने जाना है, कभी भी आपको जो पॉइंट निकालने जाना है, हमेशा बेटा कोशिश ये करना, कोशिश क्या मतलब करना ही है, मतलब कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसी ढूंढो प्रॉब्लम में जो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हो। समझ रहे हो मेरी बात? आपको जिस, मैं अभी करवाता हूँ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको मैच करते हुए, मतलब उस पॉइंट के लिए कोई ऐसी कंडीशन जो प्रॉब्लम में दी है कि यार ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी, या वो किसी प्लेन के ऊपर है तो मैंने बोला कि उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी पॉइंट आपको निकालना है उसके लिए पर्टिकुलर कोई कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को लगा करके आर की वो वैल्यू मिलेगी जो आपको पर्टिकुलर वही वाला पॉइंट देगा जो तुम्हें निकालना था। क्योंकि आर की वैल्यूज तो बहुत सारी आ सकती है ना, तो वो बस अपन को प्रॉब्लम में देखना है। तो और बताऊं, कोई कंफ्यूज मत होना, कोई कंडीशन टफ नहीं होती, सीधा एक लाइन है दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर दिया है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कभी ये लॉजिक लगा देंगे, कभी यदि वो प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा करके वहाँ से आर निकाल लेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम जैसा आएगा ना उसके हिसाब से हम वहाँ पर ट्राई करेंगे। बस इतना समझ लेना कि उस आर को निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पर ही वैलिड हो। क्लियर हुआ? समझा?
तो उस तरीके से जा करके बेटा फिर मैं जा करके क्या निकाल के लाऊंगा, पूरा इक्वेशन निकल के आएगा और पॉइंट निकल के आएगा। तो ये मेरा था फर्स्ट 1 पॉइंट फॉर्म। अब देखो जैसे ही 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, है ना, सेकेंड फॉर्मेट। अब देखो बहुत ईजी है इसी में, चलो इसी में तुम्हें एक और केस बता देते हैं और करके। मान लो बेटा कभी एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1 कि यार लाइन उस पॉइंट से पास हो रहा है, और दूसरा मैंने आपसे क्या बोला मालूम है, मैंने आपसे ये बोला कि अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस lmn है दिए हुए, चलेगा। अब बेटा डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए, पॉइंट बता दिया, बताओ अब कैसे लाइन। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, देखो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं, सिंपल। मैंने बोला इसी फॉर्मेट से चलते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, है ना, ये तीनों इक्वल आपस में ले लिया। अब बताओ यदि तुम्हें डायरेक्शन रेशोज पता हो तो क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करके। तो मैंने वही बोला, अच्छा ये रेशो है तो पर्टिकुलर किसी भी नंबर से यदि सबको डिवाइड कर दूँ या सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ देखना, x माइनस x1 अपॉन ए तो था, इसके अपॉन में मैंने लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 के अपॉन में b है, उसके अपॉन में मैंने लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और z माइनस z1 अपॉन सी के अपॉन में अपन में लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया? अब बताओ ये क्या है तुम्हारे लिए, डायरेक्शन कोसाइंस, ये l, ये m और ये n। तो इक्वेशन क्या निकल के आया, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। मतलब देखा जाए यदि तुम्हें कोई डायरेक्शन कोसाइंस दे देता है और पॉइंट दे देता है ना 1 पॉइंट फॉर्म, डायरेक्ट वही इक्वेशन लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, सिर्फ ए बी सी के प्लेस पे ln n आ जाएगा। क्लियर? तो बस एक फॉर्मेट को याद रखो तो उससे ये दूसरा वाला याद हो गया कि वहाँ ए बी सी था, यहाँ lmn है ना। और उसके बाद इस फॉर्मेट से मैं दूसरा वाला निकाल करके तुम्हें दूसरा देता हूँ, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। जरा एक बार नोट करो इसे, पॉइंट निकालना हो सेम मेथड, इक्वल टू में आर कर लेना और लिख लेना, नोट करो इसे। चलो देखिए बेटा, अब इसके बाद यहीं देखो एक फॉर्मेट और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। 1 पॉइंट फॉर्म के बाद आता है सेकेंड यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म। बेटा 2 पॉइंट फॉर्म में क्लियर है, हमें कुछ भी टेंशन नहीं है। आपको लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 z1 a, और दूसरा पॉइंट b दिया हुआ है x2 y2 z2। बेटा 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करें, एक पॉइंट पता है तो हम इससे लिखने वाले डायरेक्शन 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो इससे यदि मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ये इक्वेशन लिख दिया हमने। चलो जैसे ये इक्वेशन आया हमारे पास, अब सुनना, ए बी और सी यदि लिखे हुए तो ए बी सी प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो बताओ मुझे यदि लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो उसके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बस ये इतना सा चेंज करना है। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और ये 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल के आई। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कभी भी वो अपन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलेगा, ये चीज़ें दिया रहेगा। ठीक, अच्छा इसी में यदि आपको एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या निकाल सकते हैं बेटा, इजी है। कैसे, इसी को इक्वल टू में आर ले लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वल टू में आर लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे लिखते हैं ना अपन पॉइंट बेटा, x1 प्लस आर x2 माइनस
x1, कोई रटना नहीं है ना, सीधे सीधे निकालना वहाँ पे जैसा है। y1 प्लस r, y2 माइनस y1, वही किया बेटा जैसे मैंने वहाँ पे किया था, और z1 प्लस r, z2 माइनस z1, ये आपके पॉइंट्स निकल के आए। अब पॉइंट्स आ गए, अब उसके बाद में प्रॉब्लम में जो भी देगा आप इजीली निकाल करके दे दो उसे, चलेगा? ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला वाला फॉर्मेट भी बताता हूँ। फॉर्मेट में आगे बढ़ते चलते हैं यार। अब देखिए बेटा इधर ध्यान से, एक तो क्वेश्चन इन पे कैसे आता है, डायरेक्ट वो 1 पॉइंट बता देगा, डायरेक्शन रेशियोज देगा, बोलेगा लाइन की इक्वेशन निकालो, सीधे फॉर्मूले में रखना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2 पॉइंट्स बता करके लाइन की इक्वेशन पूछ लेगा। अब बात आई, 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। क्या बोला उसने, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम है बेटा, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या करना है, ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे, तो सीधा सा फंडा हम लोग क्या यूज़ करें जाए, लाइन लिया बेटा, इसी लाइन पर एक पॉइंट है ए -1, 3, 2, दूसरा पॉइंट है बी -4, 2, -2 एंड तीसरा पॉइंट है सी 5, 5, लैम्डा। अपन को लैम्डा निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना बेटा, जो 2 पॉइंट्स आपको दिए ना ए और बी, इससे 2 पॉइंट फॉर्म में जाकर के अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने जाए तो मैं अभी लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। जरा वैल्यू पुट करना बेटा, x माइनस x1 -1 है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो -1 है तो +1 हो गया होगा अपॉन x2 माइनस x1, तो मैंने लिखा -4 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस y1, तो 3 अपॉन y2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस z1 मतलब 2 अपॉन -2 माइनस 2। तो बेटा इक्वेशन क्या निकल के आया देखो, x प्लस 1 अपॉन -3, y माइनस 3 अपॉन -1 और z माइनस 2 अपॉन -4। बेटा माइनस भी गया। अब ये लाइन की इक्वेशन निकल के आई, और यदि मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड वाला पॉइंट भी लाइन पर है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो, 5, 5, लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा x के प्लेस पे क्या रख दें, 5, तो 5 + 1/3, y के प्लेस पे भी 5 - 3/1, z के प्लेस पे लैम्डा -2/4, कितना हो गया होगा, 6/3 मतलब 2, और 5 - 3 भी 2 इक्वल टू लैम्डा -2/4। कंपेयर कर लो यार किसी को भी, तो लैम्डा -2/4 इक्वल टू कितना हो गया, 2, तो लैम्डा -2 इक्वल टू 8, लैम्डा इक्वल टू 10। तो बेटा इस तरीके से जा करके अपना डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, आएगा सीधा साधा। 3 पॉइंट हैं कोलिनियर बोले, याद करना प्लेन वाले चैप्टर में अपन ने 3 पॉइंट को कोप्लेनर 4 पॉइंट को अपन ने कोप्लेनर बताया था, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। कोलिनियर है तो एक लाइन पर होगा, तो 2 पॉइंट से अपन उसकी इक्वेशन लिखें, थर्ड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवा करके वैल्यू निकाल के ले आओ, चलेगा? क्लियर? तो ये अपना इसका आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर इसे। बेटा सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखो, बातें नहीं करना है ना, ध्यान देना बेटा। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखना, इस वाले में क्या दिया हुआ है, आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपसे बोला है कि लाइन पर कोई पॉइंट बताना है जो 1, 2, 3 से 3√2 डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहला काम क्या करें बेटा, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखो, x + 2/3 इक्वल टू y + 1/2 इक्वल टू z - 3/2। देखो क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए ना, तो लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो कौन देगा, इक्वल टू में r करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके इक्वल टू में r किया। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूँ, जो पॉइंट है मान लीजिए P है,
कैसे निकलेगा, इसको कंपेयर करोगे इससे r से, तो क्या हो जाएगा 3r माइनस 2। इसको कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा 2r माइनस 1, और इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा 2r प्लस 3। ठीक, अब ये डायरेक्ट लिख लेना यार तुम लोग ना, चलेगा। अब सुनो, ये पॉइंट आ गया। मैंने क्या बोला था, फिर मैंने बोला था पॉइंट निकालने के लिए r में आया। अब r के तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकते हैं, बट आपको पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा जिस पॉइंट के लिए दिया है। तो उसने आपसे बोला है कि एक पॉइंट दूसरा है 1 2 3, तो मान लो वो पॉइंट A है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, तो उसने आपसे क्या बोला कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इस पॉइंट का और इसका, मतलब PA वो कितना है 3√2। और यदि ये 3√2 आ रहा है तो बताओ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, √ x2 माइनस x1 कोई भी ले लिया, 3r माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा 2r माइनस 1 माइनस 2 का y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 वाला, तो 2r प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3√2। सॉल्व करना है जब बेटा, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। यहाँ पे क्या निकल के आएगा 3r माइनस 3 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से निकल के आया 2r माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो गया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 9 × 2 18। सॉल्व करो, 3 भी बाहर आ जाएगा 9 होकर के स्क्वायर में, r माइनस 1 का स्क्वायर है बेटा r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, प्लस ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12r प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 18। और बेटा देखो 9r स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17r स्क्वायर, फिर कितना आएगा बताओ, माइनस 18r माइनस 12 तो माइनस 30r, और कांस्टेंट में आएगा 9 प्लस 9 18, और वो तो कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। और यहाँ से आप r कॉमन ले लो तो मिलेगा 17r माइनस 30, तो बेटा r की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक आएगी 30/17। अब देखिए जैसे ही r की दो वैल्यूज आई है ना, r की दोनों वैल्यूज आ गई, इसको उठा करके पॉइंट में रख दो। अब पॉइंट में रखोगे तो P पॉइंट निकल के आएगा तुम्हारे पास। तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहली बात r को 0 रखना, r को यदि मैं 0 रखता हूँ तो बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, r की वैल्यू 0, यहाँ ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो -2 -1 3, तो -2 -1 3। और यदि मैं r की वैल्यू को क्या रख दूँ 30/17, अब P बताओ क्या आएगा, देखना बेटा कैलकुलेशन यही करते हैं, 30 × 3 90, 90/17 माइनस 2, 2r मतलब हो गया 60/17 माइनस 1, और 2r हो जाएगा तो फिर से 60/17 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस होगा तो 56/17, ये हो जाएगा 43/17 और 11/7, ये पॉइंट आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बेटा सीधे सीधे पॉइंट निकल के आता है। मतलब देखो सिंपल सा, मैंने अभी कुछ भी फॉर्मेट नहीं बताया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी अपने को सिर्फ पॉइंट पता था कि 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट बनता है जो आ सकता है, चलेगा। और बाकी जो है वो तो सीधे सीधे बनता है। अच्छा, बुक्स में उठाने जाओगे ना कहीं में, तो वो वेक्टर और इसको दोनों को एक साथ करके लिखता है, तो वो आपसे क्या बोलेगा, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म बोलता है पहले कि यार इक्वेशन बनाओ, फिर बोलेगा वेक्टर फॉर्म बताओ उसी का। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अभी हम वेक्टर पे नहीं गए, वेक्टर पे जाएंगे तो हम वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे, और अब वेक्टर फॉर्म मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा जब हम इनको समझ करके फिर इसी को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में, तो बहुत इजीली कन्वर्ट होगा हमसे। ठीक है, चल नोट करो, तो फिर मैं अगला वाला फॉर्मेट बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करें। चल बेटा अब देखें अगला फॉर्मेट, अगला फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या है, अभी अपन ने 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म देखा। अब अगला केस पूछता है, देखो भाई जो रिपीट होगा फॉर्मूला फिर से, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। अब सुनो,
अभी तक अपन ने देखा था फर्स्ट वाले पार्ट में जा करके 2 जगह हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं। सिंपल लाइन में जब डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट दिए रहते थे, कोसाइन दिए रहते थे, हम निकालते थे। दूसरा निकाला था 2 प्लेन्स के बीच में। अब अपन को क्या करना है, ध्यान देना। अब अपन एंगल निकाल रहे हैं किसके बीच में, 2 स्ट्रेट लाइंस। ठीक, ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है बेटा। एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी ये है। आपसे बोला इनके बीच का एंगल निकाल करके बताना है अपन को। क्या करना मालूम, डिफरेंस कहाँ आएगा। अभी तक हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए जाते थे डायरेक्ट, अब डायरेक्शन रेशियोज नहीं दे करके वो इक्वेशंस देगा लाइन की। मतलब उसने इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे दी क्या, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ये एक लाइन है। दूसरा लाइन यहाँ से x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अब देखो, जैसे ही अपने पास ये दोनों लाइन की इक्वेशंस आ गई है ना, अब दोनों लाइन की इक्वेशन आने के बाद अपन को क्या करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ध्यान देना, स्पेशली जो चीज़ बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझ लेना। एंगल निकालते समय सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट करना, समझना, मैं बताता हूँ अभी। करना तो कैसा, सर x वाला अकेला चाहिए मुझे, कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो वैसे ही होना चाहिए। x माइनस में x1 होना चाहिए और अपॉन में a1। इसको भी y माइनस y1, z माइनस z1। मतलब सोचो, यदि मान ले बेटा कभी तुम्हारे पास इस x के साथ में 3x आ जाए तो डायरेक्ट यूज़ मत करना, पहले उसको x में कन्वर्ट करना। मतलब 3 कॉमन लेना, समझ आ रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो फिर x बनेगा और फिर वो 3 को कैसे ले जाएंगे, a1 के अपॉन में 3 लेके चले आना। तब फिर लास्ट में जा करके जब इस फॉर्मेट में बदलेगा ना, तब जा करके हम डायरेक्शन रेशियोज ढूंढेंगे। अभी सुनो मेरी बात, अभी सिंपल सा करो, फिर प्रॉब्लम करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं दोनों लाइन के, है ना। यदि लाइन की इक्वेशन है तो यही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं। और हमने पढ़ा था कि यदि 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो लाइन का एंगल कैसे निकालते थे। बस यही फॉर्मूला यहाँ भी लगना है, कॉस थीटा। याद आया, क्या लिखते थे, 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, a1 b1 c1, इसके a2 b2 c2। तो इक्वेशन आएगा a1 a2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बेटा ये एंगल का फॉर्मूला हो गया सीधा। ठीक, और मॉड लगा दीजिए ताकि हम एक्यूट एंगल ढूंढते हैं। आगे चलो, एक तो ये चीज़ निकल के आई। दूसरी कंडीशन बेटा इसमें केस याद है, फर्स्ट केस क्या होता था, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यदि दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, cos 90 0, ये पूरा पार्ट यहाँ जा करके 0। कंडीशन क्या निकला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आया, ठीक। तो ये मेरे लाइन की इक्वेशंस होती है, यदि 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब मैं ये कंडीशन बोलूँगा। बट वहीं पर यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री, यदि मैं बोलूँ कि दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल, तो क्या होते थे, ये आपस में प्रोपोर्शनल। cos 0 1 नहीं निकालते थे हम, कंडीशन निकाल चुके हैं। सीधे लिखिए बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन लगाओ, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है, लाइन की इक्वेशंस दी है, एंगल निकालना है, cos थीटा लगाया, तुरंत आंसर निकल के आता है। जो हमने वहाँ लगाया था वही फॉर्मूला लगा के आंसर दे दो। क्लियर है, इसको नोट करो, मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, समझ में आएगा। देखो अब देखो, उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम दिया मैंने, सिंपल वाला है, ध्यान से देखना। जैसे थर्ड वाला प्रॉब्लम मैंने दिया आपको यहाँ पे ना, क्या लिखा बेटा, देखो, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z, 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में दिया हुआ है सब रेशो, मतलब है कहीं ना कहीं वही। पहले कन्वर्ट करेंगे फिर लेके आएंगे। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, मैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 2x
इक्वल्स टू 3y इक्वल टू माइनस जेड। मेरा फॉर्मेट क्या बोलता है देखो, x अकेला चाहिए, मतलब x के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2, और डिवाइड में भी कुछ नहीं है बेटा, डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब का 1 है, और इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए काम क्या करें, इस 2 को नीचे लेके चले जाओ तो 1/2 हो जाएगा। बात तो वही है ना। इधर साइड से y अकेला चाहिए, कोफिशिएंट 1 तो 3 है, तो इसको नीचे ले आते हो 1/3, और z भी उसका कोफिशिएंट भी 1 चाहिए, तो ये -1 को नीचे ले जाओ तो ये -1 आया। तो बेटा ये मेरे लिए अब फर्स्ट लाइन का इक्वेशन निकल के आया। और अब मैं बोलूँगा कि बताओ ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ओरिजिन से, x -0 y -0 z -0, तो ओरिजिन से पास हो रही है, और उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है 1/2 1/3 और -1। क्लियर हुआ। अब देखो ऐसी टाइप से जो दूसरा इक्वेशन दिया था वो क्या था, 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z। बना लेते हैं इसको भी यार, x अपॉन में क्या हो जाएगा 1/6, सिंप्लीफाई करेंगे 1 बनाने के लिए कोफिशिएंट, इक्वल टू y के लिए बोल बेटा, y के अपॉन में क्या आएगा -1, और z के अपॉन में क्या जाएगा -1/4। अरे मीनिंग वही निकला ना। तब अपन अब क्या करें, ये दोनों लाइन जो आ गई हैं हमारे पास है ना, अब ये दोनों लाइंस के लिए क्या बोला, क्या इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के बताओ। तो अब लिखें डायरेक्ट, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कौन है a1 b1 c1, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। लिख दो ना यार, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 इंटू a2 कितना है 1/6 प्लस b1 कितना है 1/3, b2 कितना है -1 प्लस c1 कितना है -1, और उधर से कितना है -1/4 आ गया। और अपॉन में क्या आ रहा होगा बोलो बेटा, √ a1 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1, √ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16, ऐसे निकला। और आप देखो सिंपल सा सॉल्व करके देखो, मेरे को लग रहा है ऊपर ही 0 हो रहा है ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन को देख करके लग रहा है। 1/2 ये 1/12 हो गया, ये प्लस 1/4 और 1/3, मतलब ये माइनस में जा रहा है, -1/12 हो रहा है, मतलब ओवरऑल cos थीटा की वैल्यू 0, और cos थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाए ना तो थीटा इक्वल टू 90। अरे cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा हमारा 90 हो। और याद करो बेटा, जब मैंने प्लेन पढ़ाया था तो मैं एक चीज़ बोला था लाइन के एंगल के निकालते समय, कि कभी भी एंगल निकालने के लिए आए एक बार ज़रूर ये करके देखा करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की कंडीशन लगा के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो कंडीशन फुलफिल होती है। तो वो कंडीशन निकलता है तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाना है हमारा। तो वहाँ से देखो यदि निकालने जाएंगे तो सीधे ही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो गया। तो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, नहीं तो फॉर्मूला लगा करके लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। चलेगा, क्लियर है। चलो इसे नोट करो, नोट क्या करो वो लिखे रहता, मैं यहाँ पे आपको दूसरा वाला फोर्थ वाला प्रॉब्लम भी करवा के देता हूँ। फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम है ना वो सिमेट्रिक फॉर्म का है। सिमेट्रिक फॉर्म हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आंसर लेके आएंगे। देखो देखना बेटा, फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम है ना, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पर उसने आपसे बोला है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, आपसे बोला है द टू लाइन्स x इक्वल टू ay प्लस बी, z इक्वल टू cy प्लस डी, और दूसरा वाला लाइन ये है, वो यदि परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन निकालनी, मतलब a डैश b डैश वगैरह में कंडीशन लाना है। मीनिंग समझना बेटा, लाइन की इक्वेशन तो एक ही आती है ना, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। बट यहाँ पे क्या बताए, यहाँ पर एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने आपको दो प्लेन दिए हैं। ये प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वाला पैटर्न। और हमने एक चीज़ पढ़ा था कि दो प्लेन्स हैं, वो यदि इंटरसेक्टिंग है
तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करके क्या बनाती हैं, लाइन, तो वो एक लाइन बनाएगा। तो मतलब इन दोनों की हेल्प से मुझे लाइन बनाना है एक, और दूसरा लाइन कौन बनाएगा, ये दोनों प्लेन, ये जो दोनों प्लेन्स हैं ये एक लाइन बना करके देंगे। अब मैं सिंपल सा बोलता हूँ, फॉर्मेट पकड़ के रखो अपने पास। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी। पैटर्न कैसा चलता है हमारा बताओ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ऐसे ही लिखते हैं ना, वही लिखो ना यार। कांस्टेंट b है, इसको लिख दूँ इधर, x माइनस बी इक्वल टू ए वाई, और सिंपल करूँ, a को डिवाइड में डालते हैं, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन 1। क्या एक कंडीशन निकला, आधा ही निकला, छोड़ दो वहीं पे। दूसरा देख, दूसरा क्या था, z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, डी को धर ले आए कांस्टेंट में, तो z माइनस डी इक्वल टू सी वाई, सी से डिवाइड करेंगे, z माइनस डी अपॉन सी इक्वल्स टू वाई अपॉन 1। ये दूसरा आया, और इन दोनों से मिला के क्या हम लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन 1, और ये y अपॉन 1 किसके इक्वल आ रहा है, z माइनस डी अपॉन सी के। क्या ये मेरी फाइनल लाइन की इक्वेशन निकल के आई, हाँ। तो जो फर्स्ट लाइन है ना, ये मेरे लिए फर्स्ट लाइन निकल के आया। अब जैसे ये फर्स्ट लाइन आया, अब सेकेंड लाइन बनाने की बारी, यहाँ से अब सेकेंड लाइन बनाने जाए तो देखो लाइन बनाते थे, x इक्वल टू क्या था, a डैश वाई प्लस b डैश, कॉन्स्टेंट को धर ले आओ बेटा, x माइनस बी डैश इक्वल्स टू a डैश वाई, a डैश से डिवाइड कर देना तो y अपॉन 1 बन गया, ये निकला। दूसरा देखो, z इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, इसको उधर ले आना, आ गया। अब जैसे ये दोनों बन के आ गए, इन दोनों को कंबाइन किया और एक लाइन बना लिया। बताओ क्या बनेगा, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, और ये मेरा सेकेंड लाइन बन गया। आया। अब जैसे देखो, फर्स्ट लाइन बना, ये आपका सेकेंड लाइन बना। अब क्या बोला था, ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाए। तो इसका a1 b1 c1 कौन है, ये a1 b1 c1, इसका a2 b2 c2। तो a1 a2 मतलब कौन, a डैश प्लस b1 b2 1 इंटू 1 1 प्लस c1 c2 c इंटू c डैश इक्वल टू 0। आ गया। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई, a डैश प्लस c डैश इक्वल टू -1, ये आपका आंसर चलेगा। तो इस तरीके से जाकर के बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं होता डिफिकल्ट, बहुत इजी होता है। बस यही है कि फॉर्मेट दिमाग में फिट होने चाहिए, फॉर्मेट आएगा इजीली आप कन्वर्ट करके लेकर के आ जाओगे। और आते हैं एग्जाम्स में, आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक। एक बार नोट करो, हुआ तो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, नहीं तो फिर अगला टॉपिक देखते हैं। चलो देखें बेटा इसे, अब ध्यान देना बेटा, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं एक एक ना, जिससे बन सकते हैं सारे, तो ध्यान से देखते चलो। एक एक प्रॉब्लम भी करवा रहा हूँ लेकिन अच्छे वाले हैं, अच्छे मतलब हैं बहुत इजी, बट करके तो रखो। क्या बोला बेटा इसमें, फिफ्थ वाले में देखो, एक बार ड्रॉ जरूर करना चाहिए जो भी कंडीशन दिया हुआ। आपसे बोला एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, -1, 3 से पास हो रहा है। पहली बात तो उस लाइन पर मुझे एक पॉइंट पता है ना। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूं कि अपन लाइन की इक्वेशन लिखते थे, तो याद है हम कैसे लिखते थे, x माइनस x1 अपॉन a। अब a के बारे में आइडिया नहीं है, ढूंढेंगे। y माइनस y1 तो +1 हो जाएगा, ये y1 माइनस माइनस प्लस, अपॉन में b आएगा, और z माइनस z1 मतलब 3 अपॉन में c आएगा। अब सुनो क्या बोला कि ये इस लाइन के पैरेलल है, जो भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो जो ये लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो बेटा जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। और तुम्हें पता है प्रोपोर्शनल में हम k में भी लिखते हैं तो k को तो उड़ा ही देते हैं,
तो डायरेक्ट आप वैल्यूज यूज कर सकते हो कि जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसके भी हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं यहाँ से आपको पता है 2, 1, -2 ये इसके DRS हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू लिख लो, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ -2। बेटा ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। चलेगा सीधा, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा कंडीशन था, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब सुनो, ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या है, क्या बोला उसने अगले वाले में यार, फिर से बोला एक लाइन है जो -1, 3, -2 से पास हो रही है और इन दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। जो लाइन है ना वो दो लाइंस के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो बेटा सुनना, कभी भी जो कंडीशन देना एटलीस्ट एक भी कंडीशन दे उससे लेकर के शुरू तो हो जाओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पॉइंट यदि मिले ना तो सीधे 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन तो लिखो। क्या लिखेंगे बोलो? सेकेंड वाले प्रॉब्लम में, 6th वाले में मतलब क्या करेंगे देखना। सबसे पहले एक पॉइंट था -1, 3, 2। 1 पॉइंट फॉर्म से हमने लाइन की इक्वेशन लिखी बेटा, कौन सी? x - x1, तो -1 है तो माइनस प्लस अपॉन में a। देखो डायरेक्शन रेशियोज पता नहीं है तो मान लिया मैंने ABC इक्वल्स टू y - y1 तो y - 3 अपॉन में b इक्वल टू z - z1 तो -+2 अपॉन में c। ये मैंने लाइन की इक्वेशन मानी। दिक्कत कहाँ अटका प्रॉब्लम? ABC। अभी यहाँ पर ABC मुझे डायरेक्ट मिल गए थे बट यहाँ नहीं है, परपेंडिकुलर दिया है। अब सोचो यदि ये लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो दो लाइन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ ना क्या है? 1 2 3 और इसका क्या है? A B C। तो A1 A2 तो 1 × A, 2 × B B1 B2, C1 C2 मतलब 3 × C और ये इक्वल टू में क्या हुआ? 0। अरे आया बेटा, देख ये एक इक्वेशन निकला। दूसरा क्या? यही वाली लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है तो इसके साथ भी A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो -3 और A -3 है, 2 और B 2B, 5 और C 5C = 0। ये सेकेंड इक्वेशन निकला। अब जैसे ये दोनों इक्वेशंस निकल के आ गई, अब काम क्या करें बोलो? ABC निकालना होता है। जब भी ABC में दो इक्वेशंस मिलती हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, A अपॉन में क्या लिखते थे सबको पता है ना? देखो बेटा A वाला हाइड हुआ, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 10, माइनस में 3 × 2 6। बेटा B के अपॉन में क्या आएगा? इसको हाइड कर ले। इधर मल्टीप्लाई होगा तो -9, फिर माइनस हम करते थे 5, फिर C के अपॉन में, यार ये सबको आता है, सब अपने दिमाग से लगाना ना। इसको हाइड किया 2, फिर माइनस, इधर से -6 तो +6 और ये सब इक्वल टू में K। सॉल्व कर लिया। A इक्वल्स टू क्या हुआ बोलो? 4 आ रहा है, उधर जाएगा K में तो 4K। B इक्वल्स टू -14 आ रहा है तो -14K और C = 8K। अब बेटा देखो ABC तीनों की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, इसको उठा करके इसमें रख दो, आंसर आ गया। क्या लिखेंगे देखना, मैं यहीं पे लिखता हूँ बेटा ना, इम्प्लाइज करके x + 1 अपॉन में A के प्लेस पे 4K, y - 3 अपॉन में B के प्लेस पे -14K और z + 2 अपॉन में C मतलब 8K। और देखना एक चीज़, जितने नंबर से डिवाइड होता है सबको कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। किससे जा रहा है ये? 2K से। K तो गया, 2 भी गया, तो बेटा क्या मिला होगा? 2K गया तो ये 2, ये बना -7 और ये बना 4। तो बेटा ये मेरा फाइनल लाइन का इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पॉइंट दे दिया, दो लाइन के परपेंडिकुलर, कंडीशन लगाएंगे, आंसर आएगा। और तुम देखो एक चीज़, प्लेन में इधर जहाँ भी है कंडीशन वो यहीं तो घुमा रहा है परपेंडिकुलर, और ये करवा के कंडीशंस निकलवाएगा, आंसर ला के देगा। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ के रखना, बिना उसके नहीं बनेगा।
इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करता हूँ, एक लास्ट। हाँ देखना, लास्ट वाला भी देखो। बेटा लास्ट वाला फॉर्मेट देखना ध्यान से। लास्ट वाले प्रॉब्लम में 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। उसने बोला है यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं, तो लैम्डा निकालो। मुझे मालूम है कि दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा, बट पहले a1 a2 b1 a2 और c1 c2 को ढूंढ के लाओ। कैसे निकलेगा? मैंने बोला था लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये 1 माइनस एक्स दिया, बट मेरा क्या होता था x माइनस x1, तो x को 1 बनाना होता है ना, x का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या कॉमन लोगे? माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा x माइनस 1 अपॉन 3। पहला काम तो हुआ। इधर से भी y वाला कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 7 कॉमन लिया, y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा। इधर तो z माइनस 3 बना ही हुआ है अपॉन में 2। और सिंपल करना बेटा, यहाँ पर भी -1 जो आ रहा है ना, वो -1 डिवाइड में जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बना? x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। फिर यहाँ क्या बना होगा? y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा बाय 7 डिवाइड में, और इक्वल टू में क्या बनेगा? z माइनस 3 बाय 2। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया। आगे समझ? तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गलत होगा। इसी टाइप से सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा y माइनस 5 अपॉन में 1 इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन में 5। बनाओ इसको। -7 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बनेगा अपॉन में 3 लैम्डा। y माइनस 5 बना हुआ है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन 5। कन्वर्ट करो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लैम्डा बाय 7, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये सेकेंड इक्वेशन आई। आगे अब जैसे ही देखो, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, और यदि उसने बोला है कि दोनों लाइंस कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बेटा दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। लगा दो कंडीशन यहाँ से। देखो क्या है? ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 करो। a1 a2 मतलब -3 इंटू -3 लैम्डा बाय 7 प्लस b1 b2, b1 कितना है? 2 लैम्डा बाय 7, ये b1 b2 1 प्लस c1 c2 मतलब 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया। 9 लैम्डा बाय 7 प्लस 2 लैम्डा बाय 7, और ये हो गया होगा इक्वल टू में 10। तो ये 9 प्लस 2 11 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू 10, तो लैम्डा इक्वल टू 70 बाय 11। ये आंसर चलेगा। तो बेटा इस तरीके से जो भी आए ना प्रॉब्लम, जहाँ पे भी कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ गलती क्या हो जाती है बच्चे से। वो कन्वर्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ले लेगा और आंसर गलत आ जाएगा। और सबसे बड़ी दुविधा वाली बात क्या है पता है? वो ऑप्शन मैच भी करेगा। हाँ, 4 ऑप्शन में वो एक ऑप्शन वो भी डला रहेगा आपको। ठीक, तो संभल के करना। ठीक है, चल बेटा इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर